स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे आज इस चैनल पे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एनआईए के ऊपर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक हमारे पॉलिटिक एक का एक बहुत अच्छा टॉपिक है। इस पे आज हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि एनआईए में क्या होता है, ये काम कैसे करती है, एनआईए के क्या क्या फंक्शन है, क्यों एनआईए को ऑर्गेनाइज किया गया है। ओके, लेट्स मूव विद द टॉपिक। देखो, एनआईए जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सुनने से ही पता चलता है कि इसका काम क्या है, इन्वेस्टिगेशन करना। लेकिन ये किस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन करेगी? देखो, ये जनरल टेररिज्म से रिलेटेड मामलों पे इन्वेस्टिगेशन करती है। ओके, किस मामलों में इन्वेस्टिगेशन करती है? टेररिज्म से रिलेटेड मामलों में। देखो, इसका और ये सेटअप कब किया गया था, यानी इस्टेब्लिश कब किया गया था? ये इस्टेब्लिश किया गया था 2009 में अंडर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के अंतर्गत। मीन्स किसी भी बॉडी का इस्टेब्लिशमेंट अगर किसी एक्ट के थ्रू होता है तो वो क्या कहलाती है? स्टैट्यूटरी बॉडी। देखो, जनरल इसके पीछे, इसको इस्टेब्लिश करने के पीछे का रीज़न ये था कि हमारे देश में उस टाइम पे 2008 के आसपास बहुत ही ज़्यादा टेररिज्म जैसे सिचुएशंस क्रिएट थी। जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, डिफरेंट प्लेसेस पे टेररिस्ट अटैक्स हो रहे थे। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट का ये एक कदम था कि कोई एजेंसी हो हमारे पास जो टेररिज्म से रिलेटेड मामले से डील कर सके। जैसे कि उस टाइम पे एक ताज अटैक हुआ था, 26/11 मुंबई टेरर अटैक। इसमें कैजुअलिटीज़ भी हुई थी। तो इसके बाद गवर्नमेंट की एक ठोस कदम थी इस इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, ये इसका हेड क्वार्टर आपका कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और डिफरेंट डिफरेंट इसके ब्रांचेज हैं, जैसे हैदराबाद हो गया, गुवाहाटी हो गया, मुंबई हो गया, लखनऊ हो गया, कोची हो गया, कोलकाता हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, रायपुर हो। ये आपका उन केसेस से भी डील करती है जो फंड करते हैं टेररिज्म को। मीन्स सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन फंड करता है, फेक करेंसीज का इस्तेमाल करता है फंडिंग के लिए, सर्कुलेट करता है फेक नोट्स का हमारे देश में, तो इन चीज़ों का पता अगर एनआईए को चलता है तो एनआईए इस केस में भी इन्वेस्टिगेशन करती है। और इसके लिए एक सेपरेट सेल होता है एनआईए के अंतर्गत, जिसको कहते हैं टीएफएफसी सेल, टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल। जो डील करते किससे? फेक करेंसी और टेरर फंडिंग से। ओके, देखो, अगर सेटअप की बात करें तो कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, तो ये पूरा पूरा एक पुलिस जैसा सेटअप होता है। जैसे पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग पीपल होते हैं, वर्किंग पीपल के डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होते हैं, उसी तरह एनआईए में भी आपका जो सबसे हेड होता है वो डायरेक्टरेट जनरल होता है। और इनकी पोजीशन जैसे आईपीएस में आपका डायरेक्टर जनरल के बराबर होता है, तो ऐसा ही होता है। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। देखो, इनका अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर ये है कि ये सबसे पहले तो किसके अंदर में आता है? आपका एनआईए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिलकर ये सेलेक्ट करते हैं कि किस मेंबर को अपॉइंट किया जाना है डायरेक्टर जनरल की पोजीशन पे। और ये आपको रिकमेंड करते हैं एसीसी को। एसीसी होती है अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। इसमें 2 मेंबर होते हैं, एक आपके होम मिनिस्टर होते हैं और एक आपके पीएम होते हैं। ये 2 मेंबर मिलकर डायरेक्टर जनरल के पोजीशन पे किसी मेंबर को सेलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं। ये एसीसी का काम होता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ओके, तो रेशनल इसके पीछे क्या था? एनआईए को इस्टेब्लिश किए जाने के पीछे उसका रेशनल क्या था?
तो NIA को इस्टेब्लिश करने का सबसे बड़ा रीज़न तो मैं बताया कि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा टेररिज्म जैसा माहौल बना हुआ था, जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, टेररिस्ट इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हमारा देश में था, जैसे मिलिटेंसी जैसे एरियाज, इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरिया जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया, जहाँ पे बहुत सारे सिटीज़ को हार्म किए जा रहे थे, बॉम्ब ब्लास्ट किए जा रहे थे। तो फिर एक कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था, एक कमेटी को अपॉइंट किया गया था कि आप इस मामले को समझो और इसके लिए प्रॉपर रिकमेंडेशन दो, ठीक है। तो सेकेंड ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि एक ऐसा एजेंसी होना चाहिए जो कि डील कर सकता हो टेररिज्म जैसे एक्टिविटीज़ से, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड ARC का भी आपका रिकमेंडेशन था और नीड ऑफ द टाइम भी था कि NIA को देश में इस्टेब्लिश करना है, ओके। क्योंकि टेररिस्ट अटैक्स की वजह से या फिर डिफरेंट बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, फेक करेंसीज भी सर्कुलेट हुआ था, तो इसकी वजह से दो स्टेट्स के बीच में रिलेशन या डिफरेंट स्टेट्स के बीच का रिलेशन भी आपका वीक हो रहा था और इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया का रेपुटेशन वीक हो रहा था, ओके। फिर आपका देश में स्मगलिंग और टेररिज्म जैसे माहौल थे, तो जाहिर सी बात है आर्म्स और ड्रग्स भी इंक्रीज़ हो रहे थे, सो दैट आपके जो भी इन्फ्लुएंट है वायलेंट बिहेवियर्स उनको अपने साइड किया जाए और टेररिज्म जैसे माहौल को क्रिएट किया जाए। उस समय सर्कुलेट किए जा रहे थे फेक इंडियन करेंसी। तो इन चीज़ों से डील करने के लिए गवर्नमेंट चाहती थी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो हमारे पास जो डील कर सके इन चीज़ों से, ओके। तो इसके लिए फिर NIA को इस्टेब्लिश किया गया था। फंक्शन ऑफ NIA का बात करें तो इनका काम है कि ये इन्वेस्टिगेट करते हैं और प्रोसिक्यूट करते हैं, मीन्स इनका खुद का प्रोसिक्यूशन ब्रांच होता है, प्रोसिक्यूशन विंग होता है, कि अगर ये किसी केस में इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उस इन्वेस्टिगेशन में कोई मेंबर या ऑर्गेनाइजेशन गिल्टी पाया जाता है, इनके पास पावर होता है कि ये किसी पर्सन को गिल्टी पाए जाने के बाद अरेस्ट कर सकते हैं, किसी पर्सन की प्रॉपर्टी या फिर उनके थिंग्स या फिर उनकी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो क्या कर सकते हैं, आपके रिसर्च कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स को सीज कर सकते हैं, ओके। और गिल्टी पाए जाने पे वो प्रोसिक्यूट करते हैं। प्रोसिक्यूट मीन्स इनकी एक अपनी लीगल टीम होती है जो कोर्ट में उन केसेस से डील करती है, ओके। ये कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं, जैसे काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज़ हो गया, तो इस पर बहुत डीपली एनालाइज करते हैं। ये किसी प्रीजुडिसेस पे काम नहीं करते हैं कि समवन इज़ ब्लेमिंग कि कोई पर्सन टेररिस्ट से लिंक है, तो उस आधार पे ये काम नहीं करते हैं। इनको प्रूफ करने के लिए इनको प्रॉपर एविडेंस चाहिए होता है, ये प्रॉपर एविडेंस पे काम करते हैं, ये पॉलिटिकल प्रेशर में आकर काम नहीं करते हैं। एक तरह से आपका हो तो ये एक डाटा हाउस का काम करते हैं। इनका काम है कि टेररिस्ट, जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी नए नए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इन्फ्लुएंशियल है, जो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं पॉपुलेशन को, पीपल को, तो इनका काम है कि वैसे ऑर्गेनाइजेशंस को ये लोग पूरी तरह से एनालाइज करें, उनकी डाटा को अपने पास रखें और जब टाइम हो तो उस हिसाब से, उस अनुसार फिर ये इन्वेस्टिगेशन कर सकें उन डाटा पर। ये इनका काम ये है कि ये डाटा को अपने अलग ऑर्गेनाइजेशन, अदर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया या फिर इंटरनेशनल लेवल पे शेयर भी करते हैं। जैसे NIA अगर किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और उनको पता चलता है कि ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन CBI के काम का है, तो वो CBI के साथ डील कर लेगी, CBI को वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर देगी, या फिर CBI को किसी इन्फॉर्मेशन का पता चलता है कि ये इन्फॉर्मेशन NIA के काम का, तो ये उस इन्फॉर्मेशन को NIA के साथ शेयर करती है। तो इनका काम कलेक्शन करना भी है, प्रॉपर एनालिसिस करना भी है, और अगर नीड हो अदर ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट का, अदर एजेंसी से सपोर्ट का, या फिर शेयर करने का किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पे, तो ये उस हिसाब से, उस अनुसार फिर शेयर करते हैं अपने डाटा को, ओके। ये कोशिश करते हैं बिकॉज ये आपका डील करते हैं टेररिज्म रिलेटेड मैटर से, जो कि आपका अगर एक तरह से छूट दे दी जाए टेररिज्म एक्टिविटीज़ को, तो वो देश के लिए कितना कैटास्ट्रॉफिक होगा आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो जितना स्पीडी वे में टेररिज्म की एक्टिविटीज़ को, केस को डील कर लिया जाए उतना अच्छा है। तो NIA क्या करती है कि कोशिश करती है कि इस केस को जितना जल्दी हो सके और इफ़ेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट करती है कि जितना जल्दी हो सके इस केस को सॉल्व कर लिया जाए। और फिर इसके लिए क्या होता है, स्पेशल कोर्ट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है,
पर्टिकुलर टेररिज्म से रिलेटेड केसेस या फिर काउंटर टेररिज्म से रिलेटेड, इन सभी चीज़ों को लेकर स्पेशल कोर्ट्स का सेटअप किया जाता है, सो दैट the cases related to these matters can solve in a speedy manner and effective manner. Okay, देखो NIA का मोटो है कि ये इम्पार्शियल वे में काम करें, ये किसी पॉलिटिकल प्रेशर में आकर काम नहीं करेंगे, बिकॉज पॉलिटिकल प्रेशर में आकर या प्रीजुडिसेस पे काम करेंगे तो हो सकता है इन मैटर्स में थोड़ी सी फ्लैक्सिबिलिटी आ जाए, और फ्लैक्सिबिलिटी के कारण टेररिज्म जैसे माहौल कितना कैटास्ट्रॉफिक हो सकते हैं देश में। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस इन आवर पास्ट, हम उनसे सीख सकते हैं कि टेररिज्म जैसे माहौल को अगर लाइटली लिया जाए तो कितना कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। ओके, तो इन सभी केसेस में वो कोशिश करते हैं कि इम्पार्शियल वे में काम करें, किसी पॉलिटिकल प्रेशर में काम ना करें। ओके, ये स्पीडी ट्रायल करने की कोशिश करते हैं, किसी भी ट्रायल को स्पीडी वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, स्पीडी वे में काम करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी केस में डीप जाया जा सके। ओके, ये प्रोफेशनल वे में काम करते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। मीन्स देखो ये प्रोफेशनल वे में काम करने का मतलब क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करते हुए काम करते हैं। इनको जो लॉ प्रोवाइड किया गया है, जो एक्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं, उन लॉ और एक्ट के अंदर में उनको रिस्पेक्ट करते हुए काम करते हैं। जैसे ये आपके ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन बखूबी करते हैं। ह्यूमन राइट्स मीन्स टॉर्चर का इस्तेमाल ना करते हुए रेशनल वे में किसी केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, लॉ को फॉलो करते हुए कोशिश करते हैं, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट करते हैं। मीन्स किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, उनको टॉर्चर ना करते हुए प्रॉपर बेसिक फैसिलिटी, जैसे कि हमारे देश में पहले भी आपने सुना होगा कि किसी टेररिस्ट को भी अगर पकड़ा जाता है हमारे देश में तो उनको बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, बेसिक हेल्थ केयर, बेसिक फूड प्रोवाइड किया जाता है। तो ये क्या बतलाता है कि हमारा देश, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट करती है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स का रिस्पेक्ट करती है। ओके, ये साइंटिफिक टेम्पर पे काम करते हैं। साइंटिफिक टेम्पर कहने का मतलब ये होता है कि रेशनल वे में काम करते हैं, प्रॉपर एविडेंस के साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ मासेज स्टार्टेड टेलिंग समवन दैट समवन इज़ रॉन्ग, तो उस बेसिस पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करता। इनको जब तक प्रॉपर एविडेंस नहीं मिलता है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस के बाद ये किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचते हैं, ये किसी चीज़ को प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे। अब देखो हमारा देश या ऑल ओवर वर्ल्ड एक डेवलप्ड वर्ल्ड की ओर बढ़ रहा है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, तो अदर ऑर्गेनाइजेशन भी न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती होंगी। तो हमारा NIA भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, प्रोसिक्यूशन करने के लिए, सीजर करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर देखें तो DNA से रिलेटेड बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं, DNA को कैप्चर करती हैं, DNA को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाती हैं। फिंगरप्रिंट से रिलेटेड बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं। तो ये सब आपका हेल्प करती हैं, ये सब किसी भी केस को इफेक्टिव वे में डील करने के लिए, सो दैट एनी केस कैन बी डील इन अ माइन्यूट एंड द न्यूएंसली वे। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगर सबसे पहले तो जब NIA नहीं था तो किसी स्टेट पुलिस में या स्टेट सर्विसेज में स्टेट पुलिस के मेंबर को पता चलता था। जैसे एग्जांपल लेते हैं स्लीपर सेल का। स्लीपर सेल किसी पर्टिकुलर स्टेट से लिंक नहीं होते हैं। स्लीपर सेल्स का मतलब होता है कि समवन हु अटैच टू द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो डिफरेंट एक लिंक क्रिएट करके रखते हैं। पर स्टेट पुलिस का जुरिस्डिक्शन है कि कोई स्टेट पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन करता है तो वो अपने जुरिस्डिक्शन में इन्वेस्टिगेशन करेगा, अपने स्टेट में इन्वेस्टिगेशन करेगा। अदर स्टेट्स में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनको फॉर्मल वे में एंटर करना पड़ता था, जिसमें डॉक्यूमेंट्री वर्क्स होते हैं, है ना। तो इस वजह से क्या होता था, किसी केस में डिले हो जाता था। तो इसकी वजह से क्या होता था, स्टेट कोऑपरेशन इफेक्टिव होता था, स्टेट कोऑपरेशन इफेक्ट होता था। तो NIA आपका क्या करता है, इस इफेक्टिव वे को, इस क्राइसिस को सॉल्व करता है। NIA एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है और जिसका सिर्फ और सिर्फ मुद्दा है काउंटर टेररिज्म करना, मीन्स टेररिज्म के अगेंस्ट में वर्क करना। तो अगर दो स्टेट के बीच में भी इन्वॉल्वमेंट होता है तो ये एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गोल दोनों ही स्टेट का सेम है। हो सकता है स्टेट पुलिस किसी टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को इन्वेस्टिगेट करने जाए और अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी वहाँ पे वो सॉल्व करने की कोशिश करें, तो NIA का काम नहीं है। तो NIA आपका क्या करता है कि दो स्टेट के बीच में कॉपरेशन या फिर स्टेट यूटीज़ के बीच में कॉपरेशन को इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है, कॉपरेशन बढ़ता है। ओके, देखो ये एक तरह से और एनालिसिस करते हैं कि सपोज़ कोई
दूसरा देश, अदर कंट्री टेररिज्म पे कोई लॉ बनाया, जैसे यूएसए टेररिज्म पे कोई लॉ बनाया, तो इनका काम है कि उस लॉ को ये प्रॉपर एनालाइज करेंगे कि क्या उस लॉ से कोई चीज़ हमारे देश में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और इफ़ दे फाउंड तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि रिकमेंड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप भी अगर चेंजेस करोगे इस एक्ट में तो मे बी इट विल बिकम द बेनिफिशियल फॉर आवर कंट्री एंड फॉर आवर पीपल। ठीक है। देखो अगर jurisdiction की एनआईए की बात करें तो jurisdiction में ऑल ओवर कंट्री है। इनफैक्ट 2019 में इनको ये परमिशन भी दिया गया कि आप अदर कंट्रीज़ में अगर किसी मेंबर के साथ टेररिस्ट जैसे वायलेंस हो रहा है, टेररिज्म जैसे वायलेंस होता है, जो हमारे देश के मेंबर्स हैं, हमारे कंट्री के मेंबर्स हैं, तो आप जाकर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं उस देश में। ओके, जैसे ये पर्टिकुलर डील करते हैं टेररिस्ट अटैक्स के साथ, बॉम्ब ब्लास्ट अगर देश में कहीं हो रहा है तो वहाँ पे, या फिर हाई जैकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट और शिप। पहले क्या करता था कि अगर पहले लोग क्या करते थे कि अगर अपनी बात गवर्नमेंट से मनवानी होती थी तो किसी बस को हाईजैक कर लिया, किसी एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया, किसी शिप को हाईजैक कर लिया। तो ये सारे मैटर्स हालांकि डिजिटल वर्ल्ड में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एवरीवेयर द कम्युनिकेशन इज फास्ट, इट्स नॉट पॉसिबल टू डू दिस, बट विद चेंजेस or with change they also get changed. Our organizations are using the modern technologies, modern warfare to solve the cases. तो अगर इस तरह के केसेस भी पहले होते थे, हालांकि अब तो कम है, तो एनआईए ही इससे डील करती थी। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अगर मान लो न्यूक्लियर ऑफिस, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं हमारे देश में और उस पर किसी तरह का अटैक हो रहा है और एनआईए को पता चलता है, तो एनआईए इससे डील करती थी। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन 2019 में इस एनआईए एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे, जैसे इनको प्रोवाइड किया गया सीओ मोटो पावर। सीओ मोटो पावर मीन्स होता है कि अगर एनआईए किसी, पहले क्या था कि एनआईए आपका सेल्फ डील नहीं करते थे किसी केस में। सपोज कि कोई इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्टेट पुलिस को पता चलता है कि कोई केस टेररिज्म से लिंक है, तो स्टेट पुलिस क्या करती थी कि पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिकमेंड प्रोवाइड करती थी या फिर भेजती थी उनको रिक्वेस्ट कि ये पर्टिकुलर केस में मुझे डाउट है कि टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को अगर वैलिड लगता था तो वो फिर एनआईए को रिकमेंड करती थी, एनआईए फिर अपना एफआईआर लिखते थे और उस बेसिस पे वो इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते थे। पर अब उनके पास 2019 अमेंडमेंट के बाद उनको सीओ मोटो पावर प्रोवाइड किया गया। मीन्स अगर उनको पता चलता है किसी इंटेल के थ्रू कि देयर इज़ द चांसेस और देयर इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन अ पर्टिकुलर केस, तो वो क्या करती है कि सेल्फ इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर सकती है। उनको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन नहीं चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं चाहिए इसके लिए, तो उनको सीओ मोटो पावर से अगर टेररिज्म जैसे एक्टिविटीज़ या केसेस के बारे में उनको इंटेल मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। दूसरा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जैसे कई जगह ऐसा होता है कि चाइल्ड्स को या चिल्ड्रन को या फिर फेमिनाइन बॉडीज़ को वो लोग क्या करते हैं कि किडनैप करते हैं और टेररिज्म फंडिंग की तरह इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं उनके थ्रू, कि ह्यूमन को इस्तेमाल किया, फिर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, किडनैप करके उनके अंदर बॉम्ब लगा दिया और डिफरेंट प्लेसेस पे उनको इम्प्लांट किया और फिर ब्लास्ट कर दिया। तो इस तरह के ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी अगर पता चलता है किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो एनआईए को रिकमेंड करते हैं, भेजते हैं और एनआईए फिर उससे डील करने की कोशिश करती है। बैंक नोट्स या काउंटर, ये सारे, ये जितनी भी आपकी पॉइंट्स हैं, ये आपका टेररिज्म से लिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल स्मॉल आर्म्स भी अगर कोई पकड़ रहा है तो एनआईए को इन्फॉर्म करेगा कि हे लुक एट दिस केस, दिस पर्सन इज होल्डिंग द इलीगल आर्म्स। नो, जब वो आर्म का आपका लिंक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से मिल जाता है तब एनआईए उस केस में अपना सर्च सीजर वगैरह जो भी उनके शेड्यूल्स में होता है, जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस में होता है, उस पर वो प्रॉपर एक्शंस लेते हैं। ओके, अगर उनको आर्म्स मिलता है जो प्रोहिबिटेड है हमारे देश में और टेररिस्ट से लिंक है, पर्टिकुलर टेररिज्म से लिंक होना चाहिए, ग्रेटर वायलेंस से लिंक होना चाहिए, साइबर टेररिज्म जैसे एक्टिविटीज़ हो गए, एक्सप्लोजिव रिलेटेड ऑफेंसेस हो गए, तो इन सभी चीज़ों में एनआईए डील करती है। ओके, और क्या 2019 में अमेंडमेंट किया गया, जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई पर्सन कमिट किया जा रहा है तो एनआईए, देखो अगर किसी पर्सन इंडिया के बाहर, अगर किसी पर्सन इंडिया के बाहर उनके साथ कुछ टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो एनआईए उस पर इन्वेस्टिगेशन करती है,
एनआईए को इन्वेस्टिगेशन करने का प्रोसीजर ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है कि आपको, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आप एनआईए को कहती है कि आप जाकर बाहर के देश में इन्वेस्टिगेशन करो कि हमारे देश के मेंबर्स के साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उनकी पावर्स, ड्यूटी और प्रिविलेजेस बिल्कुल नॉर्मल पुलिस के जैसी ही होती है। सेपरेट अलग से उनको कोई पावर्स प्रोवाइड नहीं किया जाता, या फिर ऐसा नहीं कि सिविल ड्रेस में जैसे होते हैं ना रॉ जैसे, तो वैसा कुछ नहीं। नॉर्मल सपोर्ट से जाते हैं, अदर कंट्री के सपोर्ट से जाते हैं, उनके मेंबर्स उनको सपोर्ट करते हैं, उनके ऑफिसर्स उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है, किसी तरह का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है दो कंट्रीज़ के बीच में। तो उस केस में जाकर फिर एनआईए उनके साथ कोलैबोरेट करके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको क्या करती है, ऑर्डर देती है या फिर रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, उनके केसेस को डील करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, और इनके कुछ शेड्यूल्स में इंक्रीज किए गए हैं: ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफिट करेंसी, प्रोहिबिटेड आर्म्स, टेक्नोलॉजी, एक्सप्लोजिव्स। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में।